किलें ठोक रहे हैं और इससे लड़ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कम ही लोग लगता है आज, ठंड ज़्यादा है। असाइनमेंट सब लोगों ने सबमिट करवा दिया? क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को उसमें मसला हुआ है। देखते हैं कितने लोगों ने जमा कराई है। 24 लोगों ने करवा दिए। चलें ठीक है, गुड, ठीक है। असाइनमेंट इतनी मुश्किल थी नहीं अगर आप उसको स्टेप वाइज सोचते। मैंने हर वो चीज़ जो पढ़ाई है वही उसमें करवाई थी। सिर्फ एक छोटा सा कोड का चंक कि डाटा टेबल में कैसे डालना है डाटा, वो चंक मैंने नहीं बताया था, तो वो मैंने असाइनमेंट में दे दिया था कि ये इस तरह है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना हुआ। कई लोगों ने कंसल्ट भी किया मुझसे, तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प बिल्कुल करूँगा, बजाय इसके कि एग्ज़ाम में आपको ना आता हो। इससे बेहतर तो यही है कि असाइनमेंट में ना आता हो और आप पूछ लें और मैं आप लोगों को खुद करवा दूँ, ये बेहतर है। असाइन पेपर में तो कम से कम आता होगा। ठीक है, अब मिड तक तो कोई असाइनमेंट नहीं है।
30 तारीख से मिड है, ठीक है। अच्छा, पेपर में कोई चीज़ अगर आपको ना आती हो या आपको लगे कि ये पढ़ाई नहीं गई, क्योंकि ये कोड है, कोडिंग में कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़ाई गई होती, ठीक है। डिफरेंट वे से चीज़ करने का तरीका, जैसे ग्रिड व्यू, उसमें डाटा लगाने का तरीका 2-3 तरीके हैं, मैंने आपको बताए थे। तो कोई ना कोई एक आधा ऐसा तरीका हो सकता है किसी चीज़ को करने का जो मैंने आपको ना बताया हो। तो इन दैट केस आपने बस ये करना है कि उसमें कुछ ना कुछ लिख के आना है, जो भी आपको समझ आए, बस वो लिख आएँ। क्योंकि अगर लिखा हुआ होगा, फिल हुआ होगा वो एरिया, तो मैं आपको मार्क्स दे सकता हूँ। मुझे पता है मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ाई, तो मैं उसके मार्क्स आपको दे दूँगा अगर वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है? खाली नहीं छोड़ना। वेब डेवलपमेंट हमने स्टार्ट की थी, तो चलें फिर आगे चलते हैं उसमें, वेब डेवलपमेंट में ही। ASP.NET कंट्रोल्स। अच्छा, डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं? कोई बता सकता है? जल्दी बताएं। जल्दी बताएं, कोई स्टूडेंट, कोई तुक्का ही लगा दें। सर जिसमें डाटा हम जो हमारा पेज होता है उसके अंदर स्टैटिक डाटा नहीं होता, हम डाटा उसके अंदर डेटाबेस से लेकर आ रहे होते हैं या डायनामिकली डाटा चेंज होता है उसके अंदर। जी बिल्कुल, कह सकते हैं आप इस तरह भी। स्टैटिक पेजेस, वेब पेजेस वो होते हैं जिनमें आपने सिंपल HTML से सारे टैग्स वगैरह लगा कर लिख दिया है बस, ठीक है। वो सिंपल स्टैटिक वेब पेज है जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस जो लिख दिया गया है HTML में वही है, वही रिटर्न हो जाता है, वही ब्राउजर शो कर देता है। डायनामिक वेब पेज वो होते हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही हो, कोई डेटाबेस से आ रहा हो, कुछ ना कुछ चेंजिंग चीज हो, ठीक है। सबको वो एक जैसा व्यू लाजमी नहीं है दिखे, कुछ ना कुछ चेंजिंग आए, ठीक है, तो वो डायनामिक वेब पेजेस हैं। ASP.NET हमें एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, ये जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकें, ठीक है। ASP का मतलब एक्टिव है सर्वर पेजेस है, और .NET तो हमें पता है क्योंकि ये .NET फ्रेमवर्क को फॉलो करेगी। सिंपल ASP भी होती थी, ठीक है। सक्सेसर ऑफ एक्टिव सर्वर पेजेस ASP, जो सिंपल होती थी उसका सक्सेसर है, विद अ कंप्लीटली डिफरेंट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर अब डिफरेंट हो गया क्योंकि फ्रेमवर्क इसने फॉलो करना है .NET का, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इवेंट बेस्ड है, मतलब हर बटन के पीछे इवेंट्स होंगे जैसे विंडोज फॉर्म में होते थे। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, रिच लाइब्रेरी ऑफ GUI एलिमेंट्स है। वेब कंट्रोल्स बहुत रिच हैं, मतलब बहुत सारे हैं, जैसे हमने विंडोज फॉर्म में देखे थे उसी तरह के इसमें भी हैं काफी सारे। यूजर्स कैन डिफाइन देयर ओन GUI एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद आप HTML और बैकएंड कोड इसमें सेपरेट होते हैं, ठीक है। सेपरेट हमने देखा कि सेपरेट उन दोनों को हम रख सकते हैं, या तो उसी फाइल के ऊपर हम लगा के स्क्रिप्ट रन एट सर्वर करके ऊपर लगा सकते हैं बैकएंड कोड, या अलग से फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है लेकिन कोड सेपरेट ही है, ठीक है, बीच में मिक्स नहीं होता। इफिशिएंट है, कंपाइल्ड सर्वर स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है, हमने इसका कंपाइलेशन का प्रोसेस भी देख लिया है। ऑटोमेटिक स्टेट मैनेजमेंट है, सेशन स्टेट्स, एप्लीकेशन स्टेट्स ये खुद मैनेज करता है, ठीक है। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन है, लॉगिन वगैरह के लिए, ये हम देखेंगे आगे। सिंपल स्टैटिक वेब पेज क्या होता है? अब ये जो एग्जांपल एक बनी हुई है प्योर HTML, ये स्टैटिक पेज है my.html। इसमें HTML टैग्स हैं और बस वहां पे लिखा है कि यू आर विजिटर नंबर 1, दैट्स इट, लिखा हुआ है बस खुद ही। अब ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड करता है my.html की IIS के पास, IIS के पास सारे वेब पेजेस पड़े हैं, वो रिस्पॉन्स में वो my.html रिटर्न कर देगा,
ठीक है, ये स्टैटिक है। अब डायनेमिक क्या है कि वो काउंटर कि आप विजिटर नंबर 1 हैं 2 हैं, ये काउंटर किसी फाइल में सेव है, ठीक है। तो ये फाइलिंग की हुई है, रेड जो कलर का कोड है ये सी शार्प का कोड है, ये फाइल से रिट्रीव करके हम दिखा रहे हैं यूजर को कि आप विजिटर नंबर दिस हो, ठीक है। क्योंकि हमेशा आपने स्टैटिक तो नहीं दिखाना ना, आप हर विजिटर को ये तो नहीं कह सकते कि आप विजिटर नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट विजिटर को आपने कहना है विजिटर नंबर 2 हैं आप, फिर 3 हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप फाइल में एक सेव कर देते हो काउंटर, फिर वो फाइल रिट्रीव करें। जैसे यहाँ पे लिखा यू आर विजिटर नंबर, फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट परसेंट। जब एंगल ब्रैकेट परसेंट लगाते हैं तो इसके अंदर जो भी होता है वो हमारा सी शार्प का कोड है, ठीक है। फाइलिंग जैसे हमने पढ़ी ये बिल्कुल वही चीज है, फाइलिंग से रिट्रीव करके फाइल से आगे एंड पे किया हुआ रिस्पॉन्स डॉट राइट, यानी कि जो भी आपने वेब पेज पे चीज दिखानी है वो रिस्पॉन्स डॉट राइट में आप डालते हैं। जस्ट लाइक कंसोल डॉट राइट लाइन होता था या कंसोल डॉट राइट होता था, उसी तरह कंसोल के बजाय अब आपने रिस्पॉन्स में दिखानी है तो रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है। फिर परसेंट और एंगल ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब आईएएस के पास ये सारी फाइल्स, हमने देखा कि कोई भी रिक्वेस्ट आती है आईएएस के पास सारी फाइल्स हैं, तो कैसे होती हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आईएएस को इनेबल कैसे करना है। आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, इस कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स और यहाँ पे आप टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज आईआईएस, ठीक है। ये मेरा इनेबल हो चुका है, आप लोगों ने यहाँ पे टिक करना है, चेक बॉक्स को चेक करना है और ओके कर देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो इनेबल कर देगा इसको, ठीक है, आईआईएस को। अब आईआईएस इनेबल हो गया, फिर से कंट्रोल पैनल में जाते हैं ताकि मैं दोबारा से आपको दिखा सकूं। अब कंट्रोल पैनल में जाकर आपने यहाँ पे सर्च करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं, इनमें चले जाएं। यहाँ पे है कंप्यूटर मैनेजमेंट और मेरा तो यहाँ पे ये आ चुका है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर, यहाँ पे भी डायरेक्ट भी आ गया, ठीक है। एक तो ये कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके आप देख सकते हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट में यहाँ सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस के अंदर ये होता है आईएएस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर, आईएएस। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आईएएस ओपन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आईएएस खुल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करते तो यहाँ पे भी डायरेक्ट भी आ जाता है, ठीक है। कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में इस पे डबल क्लिक करें तो ये आईएएस आ जाता है, ठीक है। इसको खोलें और ये लेफ्ट वाले पैन में ये इसको खोलें, इसमें साइट्स खोलें तो एक डिफॉल्ट साइट आपके पास हमेशा होगी, ठीक है। ये दूसरी तो मेरी अपनी बनी हुई है, ये डिफॉल्ट लेकिन आपके पास लाजमी होगी, ठीक है। इस डिफॉल्ट साइट पे राइट क्लिक करें तो ऐड वर्चुअल डायरेक्टरी आप कर सकते हैं। जैसे ही ऐड वर्चुअल डायरेक्टरी आप करते हैं तो वो उस डायरेक्टरी का कोई भी छोटा सा नाम पूछता है और फिजिकल पाथ आप यहाँ से ब्राउज करके सेट कर सकते हैं कि जहाँ पे एक्चुअल वो फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। उनका पाथ यहाँ पे देते हैं तो वो फाइल्स आप ये समझ लेंगे वर्चुअली आईआईएस के पास आ जाती हैं, ठीक है। फिजिकली वो कहीं और है, वर्चुअली आईआईएस के पास है। अब जब भी उसकी रिक्वेस्ट आएगी किसी फाइल की तो आईएएस वो रिटर्न कर सकता है, ठीक है। ये तो आईएएस की छोटी सी बेसिक होगी है, लेकिन हम यहाँ से आईएएस को यूज नहीं करेंगे। हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे जब आप वर्चुअल डायरेक्टरी ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, साइट यूआरएल, यानी कि अगर आईपी एड्रेस है मशीन का तो आईपी एड्रेस होगा, पोर्ट होगी, अदरवाइज साइट यूआरएल होगा अगर आपने कोई साइट यूआरएल बाय किया हुआ है मशीन के लिए अपने, ठीक है। फिर आगे वर्चुअल डायरेक्टरी का नेम होगा और फिर आगे उस फाइल का नेम होगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सेस होंगी, ठीक है। किसी को कोई सवाल?
सर इस चीज को हम करेंगे क्यों, आईएएस को यूज क्यों करेंगे? मैंने पिछली लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि IIS एक सर्वर है हमारा। ASPX जो है या ASP.NET जिसको कहते हैं, वो हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। ब्राउजर को समझ नहीं आती, ब्राउजर को प्लेन HTML और जावास्क्रिप्ट या CSS ये चीजें समझ आती हैं। तो IIS क्या करता है, हमारी ASP.NET की सर्वर साइड के कोड को कन्वर्ट करता है HTML में, जावास्क्रिप्ट में, CSS में, ठीक है। वो फिर रिस्पॉन्स रिटर्न करता है ब्राउजर को। जैसे आगे ये देखें, लेफ्ट साइड वाला जो है वो सर्वर साइड कोड है, उसमें रेड कलर का सर्वर साइड कोड लिखा हुआ है, ठीक है। फाइल से रीड करके रिस्पॉन्स डॉट राइट कर दें, लेकिन रिटर्न एक्चुअली सर्वर क्या करेगा, या IIS रिटर्न क्या करेगा एक्चुअली, वो राइट साइड वाला है। उसमें सिर्फ लिखा होगा यूआर विजिटर नंबर 6, सर्वर साइड कोड नहीं होगा, वो सारा कोड इवेल्युएट करके प्लेन HTML रिटर्न करेगा ब्राउजर के लिए, ठीक है। तो हमें IIS की इसलिए जरूरत है, ठीक है। यानी कि जो सही है सर। जो हमारी ASP की फाइल्स हैं, ASP.NET की फाइल्स, वो हम IIS के ऊपर चलाएंगे, ठीक है। तब जाके वो इवेल्युएट होंगी और ब्राउजर को समझ आएंगी। सर जिस तरह हम PHP के लिए हम XAMPP यूज करते हैं, जी बिल्कुल, उस जी तरह हम यहाँ पर IES यूज करेंगे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। जावा के लिए आप टॉमकैट यूज करते हैं, ग्लासफिश, जेबॉस यूज करते हैं। PHP के लिए XAMPP यूज करते हैं, वैम्प यूज करते हैं, और इसी तरह ASP.NET के लिए हम IIS यूज करेंगे, ठीक है। अब IIS सही इनेबल है करने सर। का तरीका मैंने आपको बता दिया, वर्चुअल डायरेक्टरीज बता दी, ठीक है। लेकिन इनको हम यूज विजुअल स्टूडियो के थ्रू ही करेंगे, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वो जरा इजी वे है। अच्छा, ये आपका सवाल का एक जवाब एक और इस डायग्राम में भी है कि क्लाइंट ब्राउजर जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है counter.aspx की, ठीक है। IIS के पास रिक्वेस्ट आई, IIS आगे जाता है, ASP.NET में हमारे पास counter.aspx भी पड़ा है, यानी कि जो फ्रंट एंड है जिसमें UI कंट्रोल्स वगैरह लिखे हैं, लेबल्स वगैरह, और साथ उसकी पेज क्लास में भी है, ठीक है। अगर पेज क्लास पहले कंपाइल होकर पड़ी है तो ठीक है, नहीं तो उसको दोबारा से कंपाइल करेगा, ठीक है। हर पेज की एक पेज क्लास बनती है, हमने शुरू में देखा था, ठीक है। उस पेज क्लास को वो पेज ऑब्जेक्ट के लोडर में डाल के पेज ऑब्जेक्ट की तरह लोड करता है और उसको HTML में रिटर्न कर देता है IIS के पास। IIS आगे रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देता है। ये एक छोटा सा आर्किटेक्चर है, ठीक है। और ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि counter.aspx हमारे पास सर्वर साइड कोड है, ठीक है। उसको कन्वर्ट करता है IIS प्लेन HTML कोड में, ठीक है। इट विल डज नॉट कंटेन एनी स्क्रिप्ट कोड, ठीक है। एनी ब्राउजर कैन डिस्प्ले दिस HTML, ठीक है। ब्राउजर फ्रेंडली या ब्राउजर के समझ आने के लिए ये क्लाइंट साइड कोड में कन्वर्ट करके उसको भेजता है, ठीक है। वैसे ASP.NET सर्वर साइड कोड है, ठीक है। अब हमने देखा कि रिस्पॉन्स डॉट राइट करके हम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी C# का कोड वैसे ही एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक और तरीका होता है, यहाँ पे इक्वल डाल दें, परसेंट के बाद एंगल ब्रैकेट परसेंट के बाद इक्वल डाल दें, तो वो रिस्पॉन्स डॉट राइट के इक्वल है, नीचे जैसे लिखा है। अगर अल्टरनेटिव वे इसका चाहिए तो वो ऐसे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट, और अंदर वो सारा जो भी प्रिंट करना है, ठीक है, ठीक है। और ऊपर सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज C# रन एट सर्वर, ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्ट है ऊपर। अगर सर्वर साइड स्क्रिप्ट ए सिंगल फाइल पेज मॉडल नहीं है इस तरह का, तो आप इसको अलग सेपरेट फाइल में भी रख सकते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट को। वो ये तरीका है कोड बिहाइंड बनाने का। नीचे काउंटर पेज डॉट CS है, ये बैकएंड कोड अलग से फाइल में हो जाएगा और उसमें वो मेथड है। और ऊपर फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में आप बता देते हो कि इसमें इनहेरिट्स के आगे लिख सकते हो कि क्लास का नाम क्या है, और कोड फाइल के आगे लिख देते हैं कि कोड फाइल का नाम क्या है, ठीक है। वेब फॉर्म्स, चलें थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। विजुअल स्टूडियो में जाऊंगा, न्यू प्रोजेक्ट। ये याद रखिएगा कि मैंने न्यू वेबसाइट नहीं किया, न्यू प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वेब सेलेक्ट होगा और
जो सेंटर में है पैनल उसमें ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, ठीक है। वेब एप्लीकेशन का नाम लिख देता हूँ माय फर्स्ट वेब ऐप। तो ये हमारी एक एम्प्टी वेबसाइट बन गई है। इसमें राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करूंगा और यहाँ से वेब फॉर्म सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। वेब फॉर्म ऐड कर दूंगा। अब ये वेब फॉर्म बन गया। ये हमारे आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड है, यहाँ पे कोड बिहाइंड फाइल का नाम लिखा हुआ है, इनहेरिट्स आगे क्लास का नाम लिखा है, नेम स्पेस डॉट क्लास का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कोड बिहाइंड की फाइल ये है, ठीक है। ये नेम स्पेस है और ये क्लास का नाम है, ठीक है। और इस फाइल का नाम यहाँ लिखा है, ठीक है। ऑटो इवेंट वायर अप ट्रू किया हुआ है, ये मैंने आपको बताया था ताकि इनिशियलाइजेशन, लोडिंग, ये सारे इवेंट्स कॉल हों जब ये पेज रन हो, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि ये सब इवेंट्स कॉल हो तो आप फॉल्स कर सकते हैं। वैसे अभी तक मैंने कोई भी इनिशियलाइजेशन और ऑनलोड पे कोई भी काम नहीं किया हुआ, ठीक है। ठीक है, तो ये बैकएंड कोड है, इसमें पेज लोड का मेथड ऑलरेडी है, ठीक है। और ये फ्रंट एंड है। अब फ्रंट एंड में हमारे पास ये यहाँ से नीचे देखें तो सोर्स सिलेक्ट हुआ है, यानी कि सोर्स कोड दिखा रहा है हमें। स्प्लिट भी आप कर सकते हैं। स्प्लिट में क्या होगा, ऊपर सोर्स कोड आ जाएगा और नीचे डिजाइन दिखाएगा उसका। अदरवाइज सिर्फ डिजाइन भी कर सकते हैं, तो सिर्फ डिजाइन दिखाएगा, ठीक है। एम्प्टी डिजाइन है इस वक्त। मैं यहाँ पे कुछ चीजें लगा देता हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन। मैं फिलहाल सिर्फ यही लगाता हूँ, ठीक है। डिजाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके लगा सकते हैं आप। अदरवाइज सोर्स, ये है सोर्स, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट बॉक्स से पहले एक लेबल लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऐड हो जाती है। इस टूल बॉक्स का एक और अच्छी चीज ये है कि ये ASP के कंट्रोल ऐड करता है। ASP कॉलन लगा होगा यहाँ पे और रन एट सर्वर भी लगा होगा, ठीक है। सेव कर देते हैं। डिजाइन में इस बटन पे जब मैं राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में उसी तरीके से चेक कर सकता हूँ जैसे विंडोज फॉर्म की, ठीक है। बैक कलर वगैरह सारा कुछ सेट करता हूँ। CSS क्लास इवेंट्स में जाऊंगा यहाँ पे और इसके क्लिक इवेंट पे इंटर प्रेस करूंगा तो इसका क्लिक इवेंट बन जाएगा, ठीक है। this dot label one dot text is equal to welcome, concatenate करूंगा this dot text box one dot text box की क्या होती है, text होता है, वैल्यू होती है। अच्छा, अब मैं डिबग में जाऊंगा, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करूंगा। ये जरा गौर से देखें तो ये पेज ब्राउजर में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे एक छोटा सा टूल टिप आ रही है कि ASP.NET डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। तो ये IIS नहीं है, डेवलपमेंट सर्वर विजुअल स्टूडियो ने खुद लॉन्च किया है, ये वाला, ठीक है। ASP.NET डेवलपमेंट सर्वर। और इसने आगे पोर्ट लिखी हुई है, तो वो पोर्ट रेंडमली एक उठा ली है जो भी फ्री थी, ठीक है। और उसने ये रन किया लोकल होस्ट, आगे वो पोर्ट और आगे पेज का नाम, ठीक है। ठीक है, तो इमरान लिखा तो लेबल में आ गया वेलकम इमरान, ठीक है। क्लिक का इवेंट वर्क कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया डेवलपमेंट सर्वर में। अब IIS का फायदा क्या है? अगर डेवलपमेंट सर्वर है, डेवलपमेंट सर्वर हमारा यहाँ पे रन हो रहा है, विजुअल स्टूडियो चलाया है, तो डेवलपमेंट करते हुए मैं डेवलपमेंट सर्वर यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने एक एप्लीकेशन लाइव करनी है, उसको डिप्लॉय करना है, तो मुझे प्रॉपर IIS चाहिए जिसमें प्रॉपर फंक्शनैलिटीज हो, ठीक है। प्रॉपर एक सर्वर हो, फुल फ्लैज सर्वर हो। इस तरह का एक छोटा सा नहीं चाहिए जो वहीं पे रन हो गया और उसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। स्टॉप का ऑप्शन है और शो डिटेल्स है बस। शो डिटेल्स में वो बता रहा है इसका फिजिकल पाथ क्या है इस वेबसाइट का या वेब एप्लीकेशन का, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊंगा, सॉरी web.config में नहीं जाना,
इसको क्लोज करें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब ये बहुत सारी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई हैं। यहाँ पे हम जब यहाँ जाते हैं वेब में, वेब के टैब में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्वर्स में यहाँ पे क्या सेट हुआ हुआ है, यूज विजुअल स्टूडियो डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है, ये सेट हुआ हुआ है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यूज लोकल IIS वेब सर्वर, ठीक है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो डेवलपमेंट सर्वर सेट हुआ है तो उसमें पोर्ट भी ऑटो साइन है, आप फिक्स भी कर सकते हो, ठीक है, विजुअल पाथ भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको IIS सेट करता हूँ सर्वर को कि ये डेवलपमेंट सर्वर यूज ना करे, IIS प्रॉपर यूज करें, ठीक है। प्रोजेक्ट URL ये बन जाएगा। आगे क्रिएट वर्चुअल डायरेक्टरी का बटन है जो कि हमने प्रेस करना है ताकि इसकी वर्चुअल डायरेक्टरी IIS के पास बन जाए, यानी कि फिजिकली वेबसाइट कहीं भी पड़ी हुई है कंप्यूटर में, लेकिन वर्चुअली IIS के पास हो ताकि IIS उसको रिस्पॉन्स में फाइल्स को रिटर्न कर सके, ठीक है। क्रिएट करूंगा तो एरर आ गया, अनेबल टू क्रिएट अ वर्चुअल डायरेक्टरी टू एक्सेस लोकल IIS वेबसाइट्स यू मस्ट रन विजुअल स्टूडियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, ठीक है। तो इसको विजुअल स्टूडियो को हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा। मैं इसको बंद करता हूँ विजुअल स्टूडियो को, दोबारा से विजुअल स्टूडियो चलाते हैं। विजुअल स्टूडियो पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा, फिर एक डायलॉग आएगा उसमें यस करना है। अब ओपन करते हैं माय फर्स्ट वेब ऐप, ठीक है। फिर वेब के टैब में जाऊंगा और यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा लोकल IIS वेब सर्वर और क्रिएट वर्चुअल डायरेक्टरी। अब वो कह रहा है वर्चुअल डायरेक्टरी वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब वर्चुअल डायरेक्टरी होगी है, क्रिएट हो चुकी है। मैं इन सब फाइल्स को सेव करूंगा, सेव ऑल करके। अब मैं इसको वेब फॉर्म पे आता हूँ और इस वेब फॉर्म को रन करूंगा। अब आप देख सकते हैं डेवलपमेंट सर्वर नहीं रन हुआ और ना ही यहाँ पे कोई पोर्ट आई है, ठीक है, और ये रन हुआ है IIS में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना नाम सेट करता हूँ, सबमिट करूंगा, वेलकम नाम, ठीक है। अब ये IIS में रन हो रहा है, ठीक है। एक और चीज, अगर आपने ये फाइल सेलेक्ट नहीं की हुई, ठीक है, कहीं और हूँ, जैसे ये मैं इस प्रॉपर्टीज में हूँ, अब मैं इसको रन करूंगा तो वो एरर आएगा, ठीक है। एरर क्यों आएगा, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट के बाद आगे वेब पेज जिसका पहले सिलेक्ट लिखा हुआ था वो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं वो वेब पेज का आगे नाम लिखूंगा तो फिर ये चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के मसले स्टूडेंट्स को आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं और से रन करेंगे तो वो वेब पेज अगर सिलेक्टेड नहीं है, ओपन नहीं है, तो वो एरर आएगा 403 फॉरबिडन इस टाइप का, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज के व्यू स्टेट और पोस्ट बैक कैसे होता है। अब ये पेज लोड है, ठीक है। पेज लोड के मेथड में मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट और यहाँ पे लिखता हूँ इज पोस्ट बैक। ये देखें, इस पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी या वेरिएबल इसमें ऑलरेडी मौजूद है, मैंने सिर्फ लिखा और उसको समझ आ गई, उसने एरर नहीं दिया, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसको, एक मिनट, इसको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। मैं इसलिए इसको डेवलपमेंट सर्वर ही दोबारा से सेट कर देता हूँ, ठीक है। जब डेवलपमेंट आप कर रहे हैं तो डेवलपमेंट सर्वर में ही इसको रन करें। जब आप ने वेबसाइट लाइव करनी हो तब आप IIS में रन करें। अब ये देखें, पेज लोड पे उसने इस पोस्ट बैक प्रिंट किया, फॉल्स प्रिंट हुआ है, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ है। अब मैं ये यहाँ पे नाम सेट करता हूँ और सबमिट क्लिक करूंगा। अब क्या हुआ, इस पोस्ट बैक ट्रू हो गया। कोई बता सकता है क्यों? बताएं, जल्दी से बताएं। फैजान अब्बासी, आसिफ इकबाल, जल्दी बताएं। मरियम, नईम, निमरा। सर क्या चीज पूछते हैं सर, दोबारा पूछिएगा काइंडली। आप लेक्चर नहीं ले रहे?
सर यूनिवर्सिटी आया हूँ तो सर सही प्रॉपर सुन नहीं सका, फाइनल प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा ठीक है, आप क्लास पे ज़रा फोकस करें। अब ये देखें मैंने रन किया तो ये यहाँ पे फॉल्स आया, इज पोस्ट जी बैक फॉल्स। अब मैंने नेम करके सबमिट किया तो ये ट्रू हो गया, क्यों? सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। यार आप रहने दो, आप इतनी देर में तो क्लास ही एंड करा दोगे मेरी। सर पहले मैं लास्ट आपको लास्ट पहले मैं मतलब सारी चीज जो मैंने समझाई है मैं आपको दोबारा से समझाऊं और फिर सवाल करूं, और उसमें भी आपको नहीं आवाज नहीं आ सर, रही। सर मैं रिकॉर्डिंग सुन लूँगा। सर मैं रिकॉर्डिंग सुन लूँगा, कोई इशू नहीं है। मैं सर असल में फाइनल प्रोजेक्ट के सिलसिले में हूं, तो इस वजह से क्लास ले नहीं सका। क्लास पे फोकस करें, फाइनल प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको इसी टाइम आना होता है क्लास के टाइम पे। कोई और बताए क्यों सर ट्रू असल में है? पीएचडी लिखते हैं। कोई और बताए जल्दी से क्यों ट्रू है? सर आपने इस पोस्ट बैग यूज किया है ना, इसलिए आई थिंक तो। जी जी, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ कि इस पोस्ट बैक ट्रू क्यों है? क्योंकि सर आपने पेज रिफ्रेश किया ना, जब पेज रिफ्रेश होगा तो उसने वैल्यूज की चेंज कर दी है पेज रीलोडिंग पे। अच्छा, पेज रिफ्रेश पे किया मैंने, पेज रिफ्रेश पे तो वो चेंज नहीं होता। सर कोड दिखाइए। अगर फॉल्स हो तो फॉल्स हो, ट्रू है सर ट्रू कोड है। दिखाइएगा। सर एक मिनट कोड दिखाइएगा काइंडली। सर ये बाय डिफॉल्ट ट्रू है, इसको हम सर्वर साइड में करें इसलिए। ये देखें मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, फॉल्स ही है फॉल्स ही है। ट्रू क्यों हुआ था? क्योंकि रिफ्रेश पे ये फॉल्स है ट्रू नहीं होता। फर्स्ट टाइम ये पेज लोड हुआ तो फॉल्स है, क्योंकि पोस्ट बैक तो नहीं है ना, वो वापस वैल्यू सबमिट तो नहीं हुई, फर्स्ट टाइम लोड हुआ है। लेकिन अब मैं इमरान यहाँ पे लिख के सबमिट करता हूँ तो फॉर्म सबमिट हुआ है, पेज दोबारा से आया है, ठीक है, सबमिट हो चुका है, तो पोस्ट बैक ट्रू हो गया। मैंने आपको समझाया था कि पोस्ट बैक क्या चीज होती है, जब वैल्यूज सबमिट होती हैं सर्वर साइड पे और पेज दोबारा लोड होता है तो वो पोस्ट बैक जी सर। होता है, ठीक है। यानी कि ये समझ लें कि वैल्यूज पोस्ट हुई हैं तो पोस्ट बैक है, ठीक है, इसलिए ये ट्रू हुआ है क्योंकि वैल्यू सबमिट किया मैंने इसको, ठीक है। बैक करूंगा तो वापस ये फॉल्स है, अब रिफ्रेश करते रहो तो फॉल्स ही रहेगा क्योंकि पेज फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया सर। तो इस आगे पोस्ट बैक समझिए। को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि पेज पोस्ट बैक हुआ है या वैल्यू सबमिट हुई है या नहीं, या पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ है या नहीं, ठीक है। ये चीजें चेक करने के लिए हम इस पोस्ट बैक को यूज कर सकते हैं। एक और चीज मैं चेक कराता हूं आपको। इस पेज पे जब आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट में जाएं, क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में इंस्पेक्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इस बॉडी में आए, फॉर्म में आए, फिर यहाँ पे ASP नेट हिडन की क्लास वाला एक डिव होगा, उसमें जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि व्यू स्टेट है वहां पे, ठीक है। आईडी और नेम इसका व्यू स्टेट है, तो ये हमारी व्यू स्टेट है जो मैंने आपको समझाई थी कि व्यू स्टेट क्या होती है। पोस्ट बैक की राउंड ट्रिप्स में वैल्यूज को रिटेन या सेव रखने के लिए व्यू स्टेट यूज होती है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आए, जब पेज पे लैंड करे तो वो वैल्यूज दोबारा कंट्रोल में ऑलरेडी लोडेड हो, ठीक है। जैसे मैंने ये इमरान यहाँ पे लिखा, अब सबमिट किया तो इमरान स्टिल यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में है, रिमूव नहीं हुआ, क्यों? मैंने तो यहाँ पे कोड में नहीं लिखा था कि इमरान सेट कर दो टेक्स्ट बॉक्स में दोबारा, मैं तो सिर्फ लेबल सेट किए। इमरान दोबारा यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब मैंने सबमिट किया, ठीक है, तो वो वैल्यू उसने व्यू स्टेट में सेव की, और जब दोबारा पेज पे लैंड किया, पोस्ट बैक ट्रू प्रिंट किया, लेबल की वैल्यू सेट की, तो पोस्ट बैक से वो इमरान की वैल्यू निकाली और टेक्स्ट बॉक्स में दोबारा सेट की, ठीक है। व्यू स्टेट का ये बेनिफिट है। अब ये वैल्यू यहीं पे सेट है, बैक करता हूँ, पेज पे दोबारा आ जाता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ है, अब मैं फिर इमरान लिखूंगा, गौर से देखें, सबमिट करूंगा, इमरान स्टिल वहां पे है, ठीक है, क्योंकि व्यू स्टेट में वो वैल्यू सेव हो गई थी। जब दोबारा पेज उसने लोड किया कुछ चीजें चेंज करने के बाद, तो वो व्यू स्टेट से वैल्यू निकाली और दोबारा टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर दी, ठीक है।
इसके अलावा सर वो तो वैसे भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिमूव कभी भी नहीं होती, विंडो फॉर्म में भी अगर हम करें नहीं, हो ये जाता हर टेक्स्ट हर को फाइल नहीं, ये हर चीज का ना अपनी प्रॉपर्टीज और हैंडल करने का तरीका होता है। हर ये नहीं होता कि वो बाय डिफॉल्ट ही बिहेवियर ऐसा है। हर एक चीज का जो है ना, हर लैंग्वेज का इन चीजों को हैंडल करने का ना एक तरीका होता है। डॉट नेट का तरीका ये है कि वो व्यू स्टेट में सेव करता है वैल्यू, और व्यू स्टेट से दोबारा लोड करता है टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, मैकेनिज्म होता है ना, ये तो नहीं होता ना। देखें, फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ, मैं दोबारा से लोड कर दिखाता हूँ, तो ये एम्प्टी है। तो इसको कोई तो मैकेनिज्म चाहिए ना कि इसमें कोई वैल्यू को रिटेन करे। तो हर लैंग्वेज का अब एक पेज मॉडल डिफरेंट होता है। ठीक है, डॉट नेट का पेज मॉडल डिफरेंट है। डॉट नेट का इन चीज़ों को रिटेन रखने का या उन फील्ड्स में कायम रखने का वैल्यूज को, ये वे है कि वो व्यू स्टेट को यूज करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, हर एक का अपना तरीका होता है। अब व्यू स्टेट को मैं अपनी किसी फायदे के लिए भी यूज कर सकता हूँ, खुद भी कोई वैल्यू सेव करना चाहूँ तो उसके अंदर सेव कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे एक हमारे पास स्टेट बैग है व्यू स्टेट। ठीक है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और एक की लिखूंगा, कोई भी की मैं लिखना चाहता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल ये चेक करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ क्लिक्स, या ये कह लें यूजर आईडी। चलें, यूजर आईडी लिख लेता हूँ। मैं यूजर आईडी रख देता हूँ 2। व्यू स्टेट में मैंने ये वैल्यू लिख दी, कोई एरर नहीं है। ठीक है, और बटन क्लिक पे मैं ये शो कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट यूजर आईडी, और यहाँ पे व्यू स्टेट से वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ बटन क्लिक पे। ठीक है, पेज लोड पे मैंने लगाया, यूजर आईडी सेट कर दी व्यू स्टेट में, और बटन क्लिक पे गेट कर ली। मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस पेज में यूजर आईडी सेट करूँ व्यू स्टेट में। ठीक है, और किसी और पेज में जाकर इस तरीके से गेट कर लूँ। ठीक है, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, बल्कि सॉरी, इस तरह नहीं कर सकता, ये सिर्फ इस व्यू की है, इस पेज की है। ठीक है, वो सेशन स्टेट में होती है जो मैं किसी और पेज में गेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे व्यू स्टेट में ये कर सकता हूँ कि इस पेज में ये वैल्यू कहीं भी गेट कर सकता हूँ, बटन क्लिक पे भी गेट कर सकता हूँ, कहीं भी गेट कर सकता हूँ। दोबारा से रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे नाम लिखा, अभी देखें प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, यूजर आईडी प्रिंट नहीं हुआ, बटन क्लिक पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रू के बाद आगे आ गया यूजर आईडी 2। व्यू स्टेट में मैंने अपनी भी वैल्यू सेव की। ठीक है, इस पेज में मुझे कोई भी वैल्यू सेव करनी है व्यू स्टेट में, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, व्यू स्टेट नाम से जाहिर है कि व्यू के लिए, जो एक व्यू है या एक पेज है उसके लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी कुछ चीजें हो गई हैं। वापस आते हैं स्लाइड्स की तरफ। ठीक है, अब हमने चेक कर लिया कोड बिहाइंड कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें इस पेज के सोर्स में जाकर, तो इस बटन पे ऑन क्लिक का इवेंट यहाँ पे ये बना है। ठीक है, और आगे उस इवेंट का या फंक्शन का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन का नेम। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोर्स कोड में बन रही हैं खुद ब खुद, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें लेकिन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे काउंटर वैल्यू का फंक्शन कॉल हुआ तो वो पेज बिहाइंड में भी बन गया था, कोड बिहाइंड में। अच्छा, पहले हमारे पास एक चीज होती थी सीजीआई स्क्रिप्ट्स। सीजीआई स्क्रिप्ट्स में होता था कि इस तरह का फॉर्म बनता था, उसमें एक्शन में हम कोई और यूआरएल लिख देते थे। ठीक है, और सारे टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह चीजें लगा देते थे। ठीक है, ये क्या करती थी, रीड्स टोटल एंड अमाउंट, ये टेक्स्ट बॉक्स से टोटल एंड अमाउंट रीड किया, सेंड्स बैक अ न्यू एचटीएमएल टेक्स्ट इन व्हिच टोटल अमाउंट हैव न्यू वैल्यूज, फिर सेंड बैक कर दिया जिसमें टोटल अमाउंट की न्यू वैल्यू है। प्रॉब्लम्स क्या है, सीजीआई प्रोग्रामिंग टेडियस थी, जरा कॉम्प्लेक्स थी, चीजें घिजमिज हो जाती थी उसमें। ठीक है, ये समझ लें। रिस्ट्रिक्टेड टू एचटीएमएल एलिमेंट्स, इसमें एचटीएमएल एलिमेंट्स थे, ये इनपुट टाइप जैसे यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा लेबल्स वगैरह जो भी चीजें स्पैन वगैरह वही जो एचटीएमएल की हैं वही आप यूज करते थे यहाँ पे। ठीक है, जबकि हमारे पास डॉट नेट में हमारे पास पूरा टूल बॉक्स है ASP.NET का। ठीक है, मस्ट मैनेज द स्टेट ऑफ टेक्स्ट फील्ड्स मैन्युअली व्हेन द पेज इज सेंड बैक। अब ये देखें यहाँ पे सीजीआई स्क्रिप्ट्स में आपको स्टेट ऑफ टेक्स्ट फील्ड्स मैन्युअली सेट करनी पड़ती थी। ठीक है,
और ये जो आप सबमिट की बात कर रहे हैं ना, ये प्लेन HTML में जब आप सबमिट करते हैं ना, तो दोबारा पेज पे आते हैं तो वो फील्ड्स खाली होती हैं, ठीक है, अनलेस आप वहां पे कोई सर्वर साइड स्क्रिप्ट या खुद से वो वैल्यूज उसमें लोड ना करें। ये आप करके देख लीजिएगा, फिर बताइएगा मुझे। प्लेन HTML पेजेस बनाएं, एक फॉर्म सबमिट करें, उसी फॉर्म पे दोबारा लैंड कर लें, ठीक है, एक्शन में, या दूसरे पेज से आए तो वो फील्ड्स एम्प्टी होती हैं, ठीक है। दूसरे सेशन में ज्वाइन करते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। जावा वगैरह में ये होता है कि आप